सबसे पहले दर्शकों को बता दें कि जो चुनाव आयोग है वो पूरी तैयारियां कर चुका है। मीटिंग भी है वो लगभग फाइनलाइज हो गई है। अब चुनाव आयोग सिर्फ इस पर जुटा हुआ है कि शांतिपूर्ण तरीके से किस तरीके से चुनाव को वहां पर संपन्न करवाया जाए। जानती हैं कि राजनाथ सिंह जो है वो जो हमारे रक्षा मंत्री हैं बीजेपी की ओर से, वो जो है बीमार चल रहे थे। इस वजह से रक्षा मंत्री जो है वो अब बीजेपी की ओर से ही इन चारों उपचुनाव पर चुनाव प्रभारी बनने वाले थे, लेकिन अब वो नहीं बनेंगे। अब राजद की ओर से बता दें, देखिए मंथन शुरू हो चुका है। इंडिया गठबंधन जो है वो पूरे तरीके से तैयारियां कर रही है कि किस तरीके से उपचुनाव में अपना झंडा गाड़ा जा सके। इंडिया गठबंधन में ये सीट ना राजद को जा रही है ना कांग्रेस को जा रही है, ये जा रही है CPI-ML को, भाकपा माले को। ये हो सकता है कि सुदामा प्रसाद अपने बेटे को लेकर के मांग कर सकते हैं और दूसरी ओर कौशल कुमार विद्यार्थी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी एक बार और अपना जो है भरोसा जता सकती है, लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत कम है। नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं NVC 24। 4 विधानसभा सीटों पर अगले महीने उपचुनाव होने वाले हैं। रामगढ़ और इमामगंज, बेलागंज और तरारी। आज हम बात करेंगे तरारी के विधानसभा सीट पर। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी आशीष हैं। आशीष, तरारी में किसे टिकट दिया जाएगा? देखिए स्वीटी, सबसे पहले दर्शकों को बता दें कि जो चुनाव आयोग है वो पूरी तैयारियां कर चुका है। मीटिंग भी है वो लगभग फाइनलाइज हो गई है। अब चुनाव आयोग सिर्फ इस पर जुटा हुआ है कि शांतिपूर्ण तरीके से किस तरीके से चुनाव को वहां पर संपन्न करवाया जाए, क्योंकि उसकी लेकर के रूपरेखा जो है तैयार करनी है। वो जो रिपोर्ट आता है उसी के माध्यम से करवाते हैं। फिर उसके बाद राजनीतिक हलचल के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। आप जानती हैं कि राजनाथ सिंह जो है वो जो हमारे रक्षा मंत्री हैं बीजेपी की ओर से, वो जो है बीमार चल रहे थे। इस वजह से रक्षा मंत्री जो है वो अब बीजेपी की ओर से ही इन चारों उपचुनाव पर चुनाव प्रभारी बनने वाले थे, लेकिन अब वो नहीं बनेंगे। अब उनकी जगह कृषि मंत्री भारत सरकार शिवराज सिंह चौहान की जो बातें हैं वो सामने निकल कर के आ रही हैं। इधर राजद की ओर से बता दें, देखिए मंथन शुरू हो चुका है। इंडिया गठबंधन जो है वो पूरे तरीके से तैयारियां कर रही है कि किस तरीके से उपचुनाव में अपना झंडा गाड़ा जा सके। जो 13 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे स्वीटी, इससे पहले जिसमें एक रुपौली भी था बिहार से अपने, तो उसमें इंडिया गठबंधन की जो भारी कमबैक देखने को मिली 10 सीटों पर। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2 सीट तो बीजेपी को आई, 1 सीट निर्दलीय जो यहाँ से रुपौली से जीते शंकर सिंह, और बाकी 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जीत मिली। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन भी हलचलें तेज कर चुका है। अब आपने कहा कि 4 सीटों पर उपचुनाव है, तो सबसे पहले दर्शकों को बताएं कि देखिए बेलागंज सीट जो है वो सुरेंद्र यादव वहाँ से पहले विधायक थे, लेकिन अब वो जहानाबाद से सांसद बन गए, इस वजह से खाली हो गई है, तो वहाँ पर भी उपचुनाव होने हैं। फिर उसके बाद देखिए आप तरारी से बात करते हैं, और तरारी पर तो आज हम विस्तृत चर्चा भी करेंगे। देखिए तरारी से सुदामा प्रसाद जो हैं वो विधायक थे और अब वो आरा से सांसद हो गए हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री RK सिंह को चुनाव हराया था। अब इसके बाद बात करते हैं इमामगंज की। इमामगंज से जीतन राम मांझी विधायक थे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के, और अब वो केंद्रीय मंत्री भी हो गए हैं, सांसद तो हैं ही। तो ऐसी स्थिति में जो है, और आखिरी सीट जिसकी हम बात करेंगे रामगढ़ की, जहां से सुधाकर सिंह जो है वो विधायक थे और अब स्वीटी वो बक्सर से सांसद हो गए हैं, तो वो भी सीट खाली है। अब आज विस्तृत रूप से बातचीत करेंगे, जैसा आपने कहा तरारी पर। तो देखिए तरारी जो है वो सीट खाली हो गई है। सीट खाली हुई है सुदामा प्रसाद के सांसद बन जाने से आरा के, और आरा में देखिए कितने मजबूती पकड़ थी भाकपा माले की। सबसे पहले दर्शकों को बताएं कि स्वीटी, इंडिया गठबंधन में ये सीट ना राजद को जा रही है ना कांग्रेस को जा रही है, ये जा रही है CPI-ML को, भाकपा माले को, जो लेफ्ट पार्टी है उसको। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 2 बार से वहाँ से सुदामा प्रसाद ही विधायक रहे थे, और इसके बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ था 2019 में, तो उसमें राजू यादव नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि बहुत एक्टिव हैं राजनीति में, ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। भाकपा माले में दूसरा नंबर उनका माना जाता है, ठीक है। तो वो 2019 में स्वीटी जब RK सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, 4,19,152 वोट जो है वो लेके आए थे।
यानी कुल मिलाकर देखें तो केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह से मात्र 1 लाख वोट जो है वो कहीं ना कहीं कम था। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो वहाँ पर बातचीत है भाकपा माले की तरफ से, राजू यादव का नाम जो है वो निकल करके सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है तरारी क्षेत्र के लिए। ये इंडिया गठबंधन की ओर से हम बता रहे थे। हालांकि यहाँ पर एक और लोचा है स्वीटी। लोचा ये है कि अटकलें सामने आ रही हैं, कुछ स्पष्ट नहीं है लेकिन बातचीत है कि सुदामा प्रसाद के बेटे भी अब वहाँ से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। हालांकि देखिए, भाकपा माले के जो लोग हैं वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता होते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उनके बेटे को कहीं जगह मिलने जा रही है। हाँ, राजू यादव की संभावनाएं प्रबल हैं, वो वहाँ से दूसरे नंबर पर दावेदार हैं। तो औपचारिक तौर पे कब घोषणा होगी? औपचारिक तौर पे घोषणा स्वीटी जल्द हो जाएगी, लेकिन जो खबर है वो पुख्ता यही है कि राजू यादव के नाम जो है वो कहीं ना कहीं वहाँ पर जाता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं स्वीटी इधर से, एनडीए की ओर से, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी बीजेपी, जदयू, इन लोगों की तरफ से। देखिए, बीजेपी को वहाँ पर विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, तो उस दौरान बीजेपी ने अपने ओर से कौशल कुमार विद्यार्थी को टिकट दिया था, लेकिन कौशल कुमार विद्यार्थी को मात्र 14,000 वोट मिले थे बस। और इस वजह से कौशल कुमार विद्यार्थी को अब टिकट देने की संभावनाएं नहीं दिख रही हैं। यहाँ पर अब बीजेपी की जगह स्वीटी जदयू अपने उम्मीदवार उतारने की बात कर रही है, और जदयू का कुछ प्लान जो है वो इस तरीके से है कि वहाँ पर एक नरेंद्र कुमार पांडे करके उर्फ सुनील पांडे जो है वो निर्दलीय लड़ते हैं वहाँ से, और निर्दलीय उनका जो वोट था स्वीटी वो विधानसभा चुनाव में 63,000 था, और इस वजह से नरेंद्र कुमार पांडे को जदयू अपने पाले में लेकर के वहाँ से चुनाव लड़वाने की कोशिश में जुटी हुई है। अब बहुत जल्दी ही औपचारिक तौर पर इसका ऐलान भी हो जाएगा। सभी इसका ही इंतज़ार कर रहे हैं स्वीटी कि चुनाव आयोग जल्दी से जल्दी जब तारीख दे देगा, तो तारीख जब दे देगा तभी तो पार्टियां ना लगेंगी उसमें, औपचारिक तरीके से ऐलान करेंगे। अभी तो करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो यही बात है। तो कहीं ना कहीं सुनील पांडे और फिर उसके बाद राजू यादव, इन दोनों के आमने सामने होने की संभावनाएं प्रबल हैं। इसमें बहुत हस्तक्षेप होगा, तो ये हो सकता है कि सुदामा प्रसाद अपने बेटे को लेकर के मांग कर सकते हैं, और दूसरी ओर कौशल कुमार विद्यार्थी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी एक बार और अपना जो है भरोसा जता सकती है, लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत कम हैं। तो ये है पूरी तरारी की जो है ऊपर नीचे की पूरी जो जानकारी है। देखिए, तरारी में एक्टिव मोड में है स्वीटी। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार चुनाव यहाँ से अगर लड़ेंगे तो जीतेगा कौन। तो देखिए, चुनाव लड़ने में जो लीड है प्लस पॉइंट, इस बार तरारी में ये देखने को मिल रहा है जदयू और सीधे राजद की टक्कर नहीं, जदयू और राजद की टक्कर नहीं होगी, लेकिन स्वीटी इंडिया और एनडीए की तो टक्कर रहेगी ना, वो तो रहेगी। इंडिया की ओर से अगर भाकपा माले है तो एनडीए की ओर से जदयू भी है। अब देखिए, मतलब ज़्यादा प्रबल संभावनाएं जदयू के ही वहाँ से टिकट लेने की है, क्योंकि बीजेपी एक बार प्रदर्शन कर चुकी है, उसका प्रदर्शन ठीक नहीं था कौशल कुमार विद्यार्थी के नेतृत्व में। एक और सवाल पूछेंगे आशीष, कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि जनता जो है एक नई फेस का उम्मीद कर रहा है, या नई फेस की तलाश में लगी है, क्योंकि देखिए लोकसभा सीट के दौरान भी पूर्णिया से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव जीते पूर्णिया से, और फिर उपचुनाव जब हुआ इसमें भी निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह बाजी मारे। तो कहीं ना कहीं अब जनता नई फेस की तलाश में तो नहीं स्वीटी, देखिए ऐसा कोई बात नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, देखिए बहुत लोग इस तरीके के बात कर रहे हैं, लेकिन गलियारों में ये बातें चल रही हैं। बातें चल रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है स्वीटी कि आप एक ही जगह ना उदाहरण दे रहे हैं। आप और कितनी जगह निर्दलीय प्रत्याशी को जिताए हैं, और जगह तो दलीय प्रत्याशी ही जीत रहे हैं ना, पार्टी ही काम आ रही है ना, इस चीज़ को भी समझना। ठीक है, आप एक जगह जीत रहे हैं, मौका जनता देना चाहती है कहीं ना कहीं नए फेस को। देखिए, नए फेस को वो बात अलग है स्वीटी, लेकिन रिस्क तो नहीं ले सकते ना, रिस्क नहीं लिया जा सकता। आप इस बात को समझिए। आप मान के ही चलिए, रुपौली उपचुनाव की बात करते हैं, अगर शंकर सिंह को ही जदयू उतार देती अपनी ओर से, तो फिर आप देखिए ना कितना उसमें होश पोश हो जाता।
हौस-पौस हो जाता ना वहाँ पर। बिल्कुल, जी। कालधर प्रसाद मंडल पहले से जदयू में जुड़े हुए हैं, वो गंगोता समाज से आते थे, ये सब भी तो बात है समाज का वहाँ वोट बैंकिंग। एक मिनट, गंगोता समाज का पूरा वोट नहीं तो अगर कालधर प्रसाद मंडल इधर नहीं रहते तब तो पूरा बीमा भारती को ही चला जाता। वो तो कहते हैं हमारे तरफ से एक ही प्रत्याशी। तो बहुत समीकरण को देख करके बनाया गया था। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि देखिए यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी की बाजी मारने की संभावनाएं नहीं हैं। यहाँ पर तरारी की खास करके बात करें तो यहाँ पर कोई भी दल से ही जीतेगा। अब बात कर लेते हैं कि ट्रेंड आने वाले समय बताएगा, ट्रेंड क्या कह रहा है स्वीटी। देखिए संभावनाएं यहाँ से कहीं ना कहीं भाकपा माले की प्रबल है। इस चीज़ को मानिए नहीं मानिए, इसलिए क्योंकि देखिए पिछले 2 बार से यहाँ पर सुदामा प्रसाद विधायकी में जीते हैं, तीसरी बार कोशिश रहा, देखिए किस तरीके से सांसदी में भी जीत गए, केंद्रीय मंत्री को हराए हैं। तो आप भाकपा माले के कार्यकर्ताओं का मेरे हिसाब से अभी कहना कुछ भी उचित नहीं है। देखिए स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं हम बता रहे हैं, हम तो कयास लगा रहे हैं कि इस तरीके की संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं, आसार है, आशंका जताई जा रही है जी जी हो सकती है जी, नॉट बिल्कुल बिल्कुल, ये आसार लगाए जा रहे हैं, आशंकाएं हैं। देखिए नीतीश कुमार सोशल इंजीनियर, खुद ही इंजीनियर है जो, तो वो इंजीनियरिंग कर ही दे अगर, तो देखिए ना किस तरीके से बीमा भारती चल गए तीसरे नंबर पर, 30,000 बस वोट आया। और नीतीश कुमार का ही ना सोशल इंजीनियरिंग, नीतीश कुमार का ही ना सोशल इंजीनियरिंग था रुपौली में कि 60,000 वोट आया उनके प्रत्याशी का, तो सीधा डबल आया कि नहीं आया। तो तेजस्वी यादव को तो समझ में आ ही गया। देखिए नीतीश कुमार चाल चलने में माहिर हैं, इतने साल ढंग से नहीं चल पा रहे हैं नीतीश कुमार भी, उन्हें भी हार का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, वो देखिए हो जाता है। आप बहुत सारे क्षेत्रों के मुद्दों को भी देखेंगे ना स्वीटी, तो वहाँ पर उस तरीके से पप्पू यादव का भी समर्थन किसको मिला सब जान रहे हैं। बीमा भारती को ऊपर से ही था। मैंने भी पहले भी कहा कि जिस दिन चुनाव प्रचार प्रसार बंद हुआ उसी दिन रात में उनके घर सीक्रेट बैठक हुई, उसी बैठक में खेला हो गया। एक रात ने खेला करके रख दिया। रात में ही खेला होता है सब, एक रात पहले ही सब खेला होता है चुनाव में। तो देखिए यहाँ पर जो है फिलहाल राजू यादव और दूसरी ओर से जो है ये सुनील पांडे का नाम जो है वो सामने आता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी कहना कुछ भी उचित नहीं है, जब तक औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं कर दिया जाता है, प्रत्याशियों के नाम नहीं ऐलान कर दिया जाता है, तब तक कहना कुछ भी उचित नहीं है। लेकिन सियासी गलियारों में जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, हमारे सहयोगी आशीष ने आप सबको विस्तार से बताया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आखिर किन प्रत्याशियों के नाम आते हैं, किन्हें टिकट मिलती है। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। धन्यवाद।